द कर्व, ओके, और एरिया एंड वॉल्यूम। समझ में आ रहा है चीज आपको? सो मैंने लास्ट वीडियो में आप चेक किए होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम को, ठीक है। सो जो लोग भी मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो पहले मेरे जस्ट प्रीवियस वीडियो को पहले आप देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो पे आप कंसर्न करेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट है लास्ट वीडियो पे, ओके। तो ये समझ में आ रही बात आपको? चलो तो हम लोग देख लेते हैं और रिकॉल कर लेते हैं कि अपन लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़े थे। तो लास्ट वीडियो मेरे पास था कि लेंथ ऑफ द कर्व जो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था और वहां पे आपको लेंथ फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द कर्व, और उस कर्व के लिए आपको फंक्शन भी गिवन होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दो केस दिया हुआ है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस केस के लिए जो फॉर्मूला था मेरे पास, उस पर्टिकुलर कर्व का फंक्शन आपको गिवन होगा, और उस कर्व के लिए आपको उसके लिए जिस भी आपको इंटरवल के लिए फाइंड करना है वो इंटरवल पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि x का जो इंटरवल है, मतलब उस कर्व के लिए जहां पे उस कर्व का लेंथ को फाइंड करना है, वो है मेरे पास a से लेके b, और रूट ओवर 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर dx। समझ में आ रहा है चीज? और वैसे ही सेकंड फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देखो सेकंड केस में क्या है, एक द फंक्शन ऑफ द कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ y, मतलब कि जस्ट अपोजिट केस है यहाँ पे, और इसमें आपको उस कर्व का फंक्शन आपको गिवन होगा, और अगेन जिस भी इंटरवल के लिए आपको उस कर्व का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, वो कर्व का इंटरवल भी आपको वहां पे गिवन होगा, दैट इज a to b। सो फॉर्मूला यहाँ पे है a to b रूट ओवर 1 प्लस dx by dy होल स्क्वायर dy, और यहाँ पे आ गया आपको समझ में। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द कर्व। लेकिन ये जो बात हो रही है मेरे पास, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर क्वेश्चन आ गया तो अपन ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया अपने पास कि भाई पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस फॉर्मूले का क्या मतलब होगा, तो पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है r, थीटा। ये आप जानते होंगे पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये r, थीटा दो वेरिएबल्स होते हैं। और अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ कर्व गिवन है आपको r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, तो उस केस में आपको जिस भी इंटरवल के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो थीटा यहाँ पे गिवन है a से लेके b, तो लेंथ ऑफ द कर्व a to b रूट ओवर r स्क्वायर प्लस dr बाय dr डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। समझ में आ रहा है चीज? तो ये जो चीज आपको गिवन है, पूरे फॉर्मूले ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको यूज करना है, और ये आपको यूज करना है पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो चलो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो लास्ट वीडियो आप लोग जरूर देखें पहले, वहां पे मैंने ये सभी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप देखेंगे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जस्ट यहाँ पे हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। और दूसरी चीज, मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था जो कि गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि बेस था यहाँ पे लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करने में। क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब सिंगल इंटीग्रेशन की बात होगी। तो चलो एक काम करते हैं कि पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसका अपन डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे बढ़िया सा, ठीक है। तो चलो इसको आप लोग पहले फिर से एक बार नोट कर लो, एक रिकॉल की तरह, उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ओके ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, द लेंथ ऑफ द कर्व r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, और जो थीटा है बिटवीन 0 टू पाई है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब यहाँ पे क्या है कि अपने को लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करना है यहाँ पे, और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसका दूसरा है पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसा आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, r और थीटा के रिस्पेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज r एंड थीटा। क्या आपको चीज समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है r और थीटा, मतलब आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? आपको यूज करना चाहिए पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम का। समझ में आ रही चीज ये? तो चलो यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला मेरे पास क्या है, द लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू a to b रूट ओवर r स्क्वायर प्लस dr बाय d थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया d थीटा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, सबसे पहले r मेरे को गिवन है यहाँ पे a 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पे गिवन है आपको r का रेंज 0 से लेके पाई, ये आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है, और इसी के लिए अपने को इस लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। क्या आपको समझ में आ रही है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना है, बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में जाके पुट करना है।
तो जैसे आप अगर पुट करोगे यहाँ पे, सो ये हो गया L इज इक्वल टू 0 से पाई, ये हो गया रेंज दैट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और रूट ओवर 1 प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है r स्क्वायर प्लस, और ये हो गया मेरे पास d बाई डी थीटा, और यहाँ पे है r की वैल्यू क्या है मेरे पास, r की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पे a, समझ में आ रहा है चीज, और इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया d थीटा। क्या आपको समझ रहा है यहाँ तक? अगर अपन इसके आगे सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पे हो गया L इज इक्वल टू 0 टू पाई, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये r की वैल्यू आप पुट करता हूँ, तो r की वैल्यू मेरे पास गिवन है ऑलरेडी, और r की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे, जस्ट पुट कर रहे हैं यहाँ पे, r की वैल्यू मेरे पास a 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर यहाँ पे, समझ में आ रही चीज आपको ये। उसके बाद प्लस इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो d बाई डी थीटा इक्वल टू a, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट मेरे पास 0 0, a इज अ कांस्टेंट, और अगर बात करें हम लोग a cos थीटा का, सो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा माइनस a, ये हो गया मेरे पास sin थीटा। क्या आपको ये समझ में आया क्या? और ये हो गया d थीटा होल स्क्वायर। चलो इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 0 से लेके पाई, ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर यहाँ बात हो रही है, और ये हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, उसके बाद माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने थीटा, ठीक, जिसमें कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस वन, ये पार्ट के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, दिस वन a स्क्वायर, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे ब्रैकेट कवर कर लेते हैं दिस वन, ठीक। आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 0 से लेके पाई a स्क्वायर, ठीक। अगर आप देखें यहाँ पे तो a स्क्वायर जो है पूरे में कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे पूरा का जो पावर है ना, स्क्वायर रूट भी यहाँ पे, तो ये हो गया पावर 1/2। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं a स्क्वायर वाला पार्ट जो है कॉमन लूंगा सबसे, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा a। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि a स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट है हाफ, ओके, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर मैंने कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस ये हो गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा, ठीक है। सो L इक्वल टू ये हो गया a 0 से पाई, ठीक है, और रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मेरे पास हो गया 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2 प्लस 2 cos थीटा d थीटा, ठीक है। अगर अपन ध्यान दें यहाँ पे तो अपने को दिख रहा है √2, अगर मैं आप दोनों से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा √2 बाहर, सो ये हो गया मेरे पास 0 से लेके पाई, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये हो गया 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो ये मैंने √2 जो है यहाँ पे बाहर कर दिया है, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं इसके, अगर आप आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो L इक्वल टू आपको मिलेगा √a, ठीक है, √2a 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है मेरे पास, तो इंटीग्रेशन ये हो गया 0 से लेके पाई बाई 2, ओके। और यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं तो रूट के अंदर आने वाला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या आपको समझ में आया क्या? ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता है ना? अगर जिसको नहीं पता है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है वो लोग के लिए ये है। अपन जानते हैं कि भाई cos 2 थीटा क्या होता है मेरे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहां पे क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 1, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर इस फॉर्मूले को अपन देखेंगे तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास L2a, ठीक। अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास √2, ठीक। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2, ओके, सॉरी लिमिट मेरे पास है पाई, और यहाँ पे बच रहा है मेरे पास cos थीटा बाय 2 d थीटा। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं जस्ट यहाँ पे हम लोग। सो आगे सॉल्व करने के लिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सो पहले इसको आप लोग नोट कर लो आराम से, ठीक है, जस्ट अपना आंसर आने वाला है। अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो वो हो गया वहां पे L √2 into √2, तो ये हो गया 2a। उसके बाद
cos थीटा बाई 2 का अपने पास इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन बताओ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये हो जाएगा sin थीटा बाई 2 विद द लिमिट ऑफ 0 से लेके पाई। सो l इज इक्वल टू यहां पे हो गया मेरे पास 4a इनटू sin थीटा बाई 2, अगर लिमिट पुट करते हैं आपने तो sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, ठीक है। सो ये हो गया 4a इनटू 1 माइनस 0, सो l इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 4a। सो ये हो गया अपने पास लेंथ ऑफ द कर्व, दैट इज आंसर इज 4a। सो जैसा ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है सो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है और आपका आंसर देख लो यहाँ पे आ गया, बस कुछ ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। l इज इक्वल टू 4a द लेंथ ऑफ द आर्क, जो भी क्वेश्चन में गिवन था आपके पास 0 से लेके पाई के लिए। ओके, सो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप लोग आराम से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो चलो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं और ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है चेक कर रहे हैं एक बार। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन q ऑफ x, y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 10 y स्क्वायर along the straight line segment, और सेगमेंट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है और वो लाइन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स भी आपको गिवन है वहां पे, और वो पॉइंट्स है 0 0 से लेके 1, 2, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर इस पॉइंट को ऊपर ध्यान से देखें तो 0 0 से लेके 1, 2 तक का ये जो पॉइंट है मेरे पास स्ट्रेट लाइन, और उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, एक काम करते हैं पहले तो एक फिगर बनाते हैं स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। और ये स्ट्रेट लाइन जो बना हुआ है कौन से प्लेन पे बना हुआ है? ये अपना xy प्लेन पे बना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये xy प्लेन पे बना हुआ है और इसके लिए आपको xy के फॉर्म में फंक्शंस गिवन है यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 10y स्क्वायर, y पावर 4। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं तो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये दो पॉइंट्स मेरे पास ये है 0, 0 और एक पॉइंट है 1, 2। 1, 2 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा करीबन, ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास 1, 2। तो ये दो पॉइंट के ज्वाइन करने पे आपको एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट प्रोवाइड हो रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं तो ये हो गया 1, और इसके करस्पॉन्डिंग में बात करूं इसके लिए तो ये हो गया 2। समझ में आ रहा है बात आपको? तो ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है और वो xy प्लेन पे बना हुआ है, और आपको दिख रहा है कि जो फंक्शन है मेरे पास वो फंक्शन है q of x, y that is 4x क्यूब प्लस 10y पावर 4, ठीक है। और अपने को जो इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन के लिए फाइंड करनी है, और स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग क्या है सिंगल इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो इसको क्या कर रहा हूं मैं कि सिंगल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहा हूं। अब सर सिंगल इंटीग्रेशन से अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो वेरिएबल है x और y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दोनों के फॉर्म में आपको फंक्शन गिवन है। इसका मतलब है अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे उस फंक्शन को अपन जो डबल वेरिएबल्स में x और y वेरिएबल में है उसका हम लोग चेंज करेंगे सिंगल वेरिएबल फंक्शन के फॉर्म में, और उसी स्ट्रेट लाइन का जो सेगमेंट आपको गिवन है उसी के अलोंग अपन फाइंड कर लेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है चीज? तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो फंक्शन आपको गिवन है x और y 4x क्यूब प्लस 10y पावर 4, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। क्यों सिंगल वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं? क्योंकि अपने को स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है और स्ट्रेट लाइन में हम लोग लाइन इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, और लाइन इंटीग्रेशन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में होता है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से देखिए। आप इस स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म होता है वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है मेरे पास, और c यहाँ पे क्या है? c इज द इंटरसेप्ट इन y एक्सिस, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, पासिंग थ्रू। यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा कमेंट लिखता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, मतलब कि यहां से c की वैल्यू 0 मिल गई मेरे को, और उसके बाद अगर अपन स्लोप देखिए, स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। चलो यहाँ पुट करके देखते हैं, यहाँ पे तो पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? सो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x2 y2, और इसको मैं ले लेता हूँ x1 और y1। समझ में आ रहा है चीज आपको? सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यहाँ पे तो 2, 0 डिवाइड बाई 1, माइनस 0, तो यहां से आपको दिख रहा है कि स्लोप की वैल्यू मेरे पास हो गई 2, तो y इज इक्वल टू यहां पे हो गया y इज इक्वल टू दैट इज 2x। ये
सो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ x y है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं फंक्शन ऑफ x में, मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इसे कन्वर्ट कर रहा हूं सिंगल फंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 4x³ प्लस 10, y की वैल्यू क्या है मेरे पास है y की वैल्यू 2x पावर 4। इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4x³ प्लस 10 इंटू 16x पावर 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4x³ प्लस 160x पावर 4। तो ये मेरे पास आ गया सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए फंक्शन। क्योंकि अपन स्ट्रेट लाइन के अलोंग फाइंड कर रहे हैं तो बस लाइन इंटीग्रल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x dx। अब यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो किसमें चेंज हुआ है, पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हुआ है x के फॉर्म में। तो स्ट्रेट लाइन में x का लिमिट क्या है मेरे पास, x का लिमिट है मेरे पास, ये देख लो मैं पे नोट कर रहा हूं, ये है मेरे पास x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक का। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे लिमिट लिखने वाला हूं तो मैं लिखूंगा लिमिट 0 से लेके 1 तक। क्या आपको ये समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास 0 से लेके 1, ये फंक्शन की वैल्यू मेरे पास है 4x³ प्लस 160x पावर 4 dx। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 4x पावर 4 डिवाइड बाय 4 लिमिट 0 टू 1 प्लस 160x पावर 5 डिवाइड बाय 5 और 0 से 1 लिमिट यहाँ पे। इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं सो ये इंटीग्रेशन i की वैल्यू हो गई 4, ये 4 और 4 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1 माइनस 0 लिमिट पुट करने के बाद और प्लस 160 बाय 5 मतलब 32 और 32 यहाँ पे लिमिट आप पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो कितना मिल रहा है आपको 1 माइनस 0। सो i इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 32। तो आंसर आ गया मेरे पास 33। समझ में आ रहा है आपको ये? सो बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन था जैसा आपको दिख रहा होगा। इसमें हम लोग एक्चुअल में किए क्या है, अपने को इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी थी विद रिस्पेक्ट टू द लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। और स्ट्रेट लाइन की जब बात होती है तो वहां पे हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसलिए मैंने यहाँ पे जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x और y उसको मैंने चेंज किया सिंगल फंक्शन के लिए, मतलब x के फंक्शन के लिए। अब अगर आप इसको जैसे मैंने एक क्वेश्चन में क्या किया है कि इसको मैं पूरा का पूरा फंक्शन जो x y के फॉर्म में था उसको मैंने पूरा x में चेंज किया, इसलिए मैंने यहाँ पे x का लिमिट लिया। हो सकता है कि आप इसको ऐसा भी कर सकते हो सकता है आप कुछ लोग ऐसा भी किए कि भाई x इक्वल टू y बाई 2, ये भी हो सकता है मेरे पास। तो इस केस में क्या होगा कि मैं x के जगह पे y बाई 2 यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। अब जैसे y बाई 2 रिप्लेस करूंगा तो मेरा पूरा फंक्शन y के फॉर्म में होगा, और जब y के फॉर्म में फंक्शन होगा तो उस केस में आपका y का लिमिट पुट करेंगे अपन, तो आंसर विल बी द सेम, दैट इज 33। तो आप क्या करना है कि आप इसी वीडियो को देख रहे होंगे तो इसका वीडियो को पॉज करना और एक बार इसी क्वेश्चन को आप लोग पूरा फंक्शन y के फॉर्म में चेंज करना और वहां पे y की लिमिट क्या पुट करोगे, आप जरा सा बता दो बस, क्या पुट करोगे 0 से लेके, ये देखो क्या पुट करोगे आप 0 से लेके कहां तक 2 तक। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगी y की लिमिट दैट इज 0 से लेके 2 और पूरा फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा y का। तो विद रिस्पेक्ट टू y अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आपका आएगा 33। क्या आपको समझ में आया क्या चीज? इसको आप लोग आराम से नोट करो और मैंने आपको जैसे ही बोला है कि इस वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसी क्वेश्चन को पूरा y में चेंज करो, y की लिमिट पुट करो, इंटीग्रेशन करो और आंसर आएगा सेम 33। समझ में आ रही है क्या चीज? ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन मैंने यहाँ पे, आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे आप देखोगे तो लाइन आपको फाइंड करना है, लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ ना स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपके पास, ये क्वेश्चन आया हुआ है ईसी में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ईसी में 2017 में, ठीक है। गेट वाला क्वेश्चन है ये, दिस वन, ये आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ था, अगर आप लास्ट क्वेश्चन मेरा देखे होंगे तो वो था इलेक्ट्रॉनिक्स का 2008 का जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन था। और उसके बाद अगेन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्वेश्चन लिया हुआ है और ये था 2017 का। अब इसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन जो है वो क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। कैसे? अब वो देखो, क्योंकि अगेन आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है i, और वहां पे जो c लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन की जो c लिखा हुआ है, c इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट which passing through the 2 points, that is a point r 0 to 1 4 1 minus 1। ये पॉइंट्स है मेरे पास a and b। अब यहां से ये पास हो रहा है
तो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि वहां पे 2D ज्योमेट्री की बात हो रही थी वहां पे, और अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 3D ज्योमेट्री की बात हो रही है। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखता हूं यहाँ पे, अगर मैं देखो यहाँ पे 2D ज्योमेट्री का, ठीक है, सो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है विच पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि भाई ये हो गया मेरे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ये हो गया मेरे पास x माइनस x1। ये आपको याद होगा जब स्ट्रेट लाइन का फॉर्म हम लोग लिखते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, इसी फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ध्यान से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? तो ये बात होगी मेरे पास 2D ज्योमेट्री की, जहां पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये होता है इक्वेशन मेरे पास। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास 3, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, और वो बात हो रही है 3D ज्योमेट्री का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं अगर बात कर रहा हूं 3D ज्योमेट्री का, ठीक है, सो इस केस में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, सिमिलरली वी कैन राइट द फॉर्मूला विल बी सेम। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा कि भाई जब बात होती है 2D ज्योमेट्री का, तो मैंने यहाँ पे लिखा x y के फॉर्म में, और जब बात होगी 3D ज्योमेट्री की, तो यहाँ पे बात होगी x y और z तीनों के लिए। समझ में आ रहा है चीज? तो सिमिलरली वी कैन राइट द फॉर्मूला x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? पहले तो आप लोग ये बताओ मेरे को, ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आप क्या करो कि पहले कॉपी में इसको अलग से बॉक्स बना के नोट करो कि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं 2D ज्योमेट्री में पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, द फॉर्मूला दिस वन, एंड जब 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहां पे x y z तीनों के तीनों वहां पे फॉर्म करते हैं, और ये हो गया x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। तो ये होता है मेरे पास एक्चुअल फॉर्म 3D ज्योमेट्री के लिए। सर आपने ये क्यों लिया हुआ है? भाई आप क्वेश्चन को लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हुआ था और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि लास्ट क्वेश्चन जो था वो मेरे 2D पे बेस्ड था, और अभी जो क्वेश्चन मैंने अभी बता रहा है आपको डिस्कस कर रहा है वो है 3D ज्योमेट्री का। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो पहले आप इसको अलग से बॉक्स बना के नोट करो, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं इसके लिए, ठीक है? ओके, तो चलो अब इसका क्वेश्चन का डिस्कशन, जो एक्चुअल डिस्कशन है इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको नोट कर रहे हैं सॉल्यूशन। ओके, सो सॉल्यूशन के लिए आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, और वो कौन कौन से पॉइंट है मेरे पास? पॉइंट ए दैट इज, और पॉइंट बी, ये हो गया मेरे पास 0, 2, 1, और पॉइंट बी मेरे पास है यहाँ पे 4, 1, -1, ठीक है, और यहां से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, और इसी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ था x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। तो ये मेरे पास फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले को अपने को यूज करना है। अब वो कैसे यूज करना है वो देखो यहाँ पे, ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है यहाँ पे 0, 2, 1, 4, 1 और -1, ठीक। बात हो रही है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं तो ये जो है ये लाइन इंटीग्रेशन को शो करता है, लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ पे i इज इक्वल टू आपके पास क्या लिखा हुआ है, c 2z dx प्लस 2y dy प्लस 2x dz। ये मेरे पास इसका आंसर अपने को फाइंड करना है इस इंटीग्रल का, और ये स्ट्रेट लाइन के अलाउंग, ओके।
लेकिन आपको दिख रहा है कि जो इंटीग्रेशन है ना उसमें x y z तीनों यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ पे अगर मैं इस तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दूं, क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अगर मैं इस 3 वेरिएबल्स है x y z, इसको मैं सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दूं तो यहां पे इस इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं। देखो कैसे। अब यहां पे मैंने क्या किया है, इसको लिया मैंने, चलो ये हो गया x1 y1 और z1, और इसको लिया मैंने x2 y2 और z2। समझ में आना चाहिए आपको ये। तो ये हो गया मेरे पास, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये हो गया x माइनस 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 इज इक्वल टू, ठीक है, आगे y माइनस y1, तो ये हो गया मेरे पास y माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, ओके, और ये हो गया मेरे पास z माइनस 1 डिवाइड बाई z2 मेरे पास है माइनस 1 और z1 है मेरे पास, ये हो गया 1, दैट इज माइनस 1, ठीक। और इसको मैंने चलो लिया हुआ है, लेट्स सपोज ये मेरे पास है t। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं x y z तीनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। और आप ध्यान दिए होंगे कि अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि मेरे पास x और y दो वेरिएबल्स है, उसको मैंने सिंगल में चेंज किया, आइदर x के फॉर्म में आइदर y के फॉर्म में। समझ में आ रहा है चीज? तो मैंने x का जब चेंज किया तो मैं x की लिमिट देख रहा था, जब मैं y के फॉर्म में चेंज करूंगा तो मैं y की लिमिट देख रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसको एक और दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लिया, लेट्स सपोज ये है t। तो इसका मतलब है कि अगर मैं x को देखूं, अगर मैं सिर्फ x को देख रहा हूं तो x की लिमिट क्या है, 0 से लेके 4 तक का। अगर मैं सिर्फ y को देख रहा हूं तो y का यहाँ पे लिमिट क्या है, 2 से लेके 1 तक का। अगर z की लिमिट देख रहे हैं तो 1 से लेके -1 तक का, ये मेरे पास लिमिट है। और इसी लिमिट को मतलब किसी और वेरिएबल में मैंने चेंज किया है t के फॉर्म में। तो कंफर्म है कि t का अपने को लिमिट भी देखना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं पता है, हम चेंज कर रहे हैं x y z को t में, मतलब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे वेरिएबल में, मतलब एक सिंगल वेरिएबल में पूरा क्वेश्चन चेंज होने वाला है। समझ में आ रही है ये बात? ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ ये वाले पार्ट को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ दिस वन, तो ये दिख रहा है अपने को x बाई 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू t। ये सपोज यहाँ पे चेंज हो गया। और अगर बोलूं मैं x इज इक्वल टू कितना होगा तो लिखेंगे आप 4t, तो यहाँ पे dx इक्वल टू हो गया 4 dt। समझ में आई क्या बात? ये क्लियर हुआ अपने को? ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल टू डिवाइड बाई माइनस 1, और ये हो जाएगा मेरे पास t के लिए, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस टी, तो y इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 2। समझ में आया क्या चीज? अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो dy इज इक्वल टू माइनस dt। यहां तक क्लियर हो गया क्या? ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया z माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू t, तो z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2t, तो z इक्वल टू माइनस 2t प्लस 1, तो dz इक्वल टू माइनस 2 dt। क्या आपको ये समझ में आया क्या? मैंने हर चीज आपके पास लिख दिया हुआ है। ये हो गया x y और z तीनों यहाँ पे t के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, और उसका अगर अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन में डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपने पास कि अपन उसे दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं, सेकंड उसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद उसका लिमिट भी चेंज करते हैं, तो लिमिट भी चेक कर लेते हैं ना। अब देखो लिमिट, मजे की बात क्या होगी, देखो लिमिट क्या होने वाला है। सबसे पहले चलो x की बात करते हैं यहाँ पे, तो x का लिमिट है मेरे पास, x का लिमिट क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो, x का लिमिट है मेरे पास 0 से लेके 4 तक का, तो x की अपर लिमिट क्या है मेरे पास 4, और लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 0। चलो x इक्वल टू लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट है मेरे पास 0, तो t की वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिल रही है। समझ में आ रही बात? ये अगर मैं t की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूं अपर लिमिट, तो 4 यहां पुट किए, 4 इज इक्वल टू 4, कितना हो गया t की वैल्यू 1। क्या आपको समझ में आया क्या? मतलब इसका है कि यहां से जो मेरे पास t का लिमिट बनने वाला है वो बनेगा 0 से लेके 1 तक का। क्या आपको समझ में आया क्या चीज? अगर मैं y की बात करता हूं, चलो y की बात कर लेते हैं, तो y में क्या होने वाला है, लोअर लिमिट इज 2 और अपर लिमिट इज 1। तो चलो लोअर लिमिट पहले पुट कर लेते हैं, सेम जैसे अपन पुट करते हैं अभी तक। तो y की जो वैल्यू है मेरे पास है 2, ओके, लोअर लिमिट। तो यहां देखो 2 पुट कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया 2 माइनस 2, यार ये तो पहले 0 हो गया। इसका मतलब है कि t की वैल्यू मेरे पास आ रही है, यहाँ पे t की वैल्यू है सबसे पहले 0, लोअर लिमिट। अगर मैं y का अपर लिमिट पुट करता हूं, y का अपर लिमिट क्या है मेरे पास 1 है ना, तो 1 यहां पे देखो पुट कर रहा हूं मैं, तो 1 माइनस 2 हाउ मच
1 माइनस 2 -1, और -1 डिवाइड बाय -1 कितना होता है? 1 हो गया ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे t की लिमिट 0 से लेके 1 है, मतलब लिमिट देखो दोनों का सेम आ गया। x की लिमिट जो t के टर्म्स में आ रही है वो 0 से 1 है, और y की जो लिमिट है वो t के टर्म्स में आ रही है 0 से लेके 1। क्या आपको समझ में आया क्या? अब देखो z की बात करते हैं। मजे की बात देखो क्या होगी। अब अगर मैं z की बात करता हूं तो z का लिमिट देखो, लिमिट वहां पे 1 है, लोअर लिमिट 1 माइनस 1, तो अगेन t का लोअर लिमिट आ गया 0, और अपर लिमिट की बात करते हैं तो z का जो अपर लिमिट है वो है -1, तो -1 यहां पुट करो, -1 -2 डिवाइड बाय -2 मतलब कितना? मेरे पास हो गया t का लिमिट 1। क्या आपको ये समझ में आया क्या? तो देखो आप ध्यान से कि तीनों के केस में जो t का लिमिट आ रहा है वो 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, 0 से 1 आ रहा है। अब सर किसी का डाउट ये हो सकता है कि सर इसमें तो हो सकता है लिमिट सबकी डिफरेंट आ सकती हो। भाई ऐसा क्वेश्चन डिजाइन होगा, वहां पे गेट कैसे क्वेश्चन डिजाइन होंगे, उसमें एक ऐसा एप्रोप्रिएट फॉर्म होगा कि वो लिमिट जो है वो तीनों की सेम दिखेगी, क्योंकि मैंने x y z तीनों को यहाँ पे t के फॉर्म में चेंज किया हुआ है। एक ऐसा क्वेश्चन और भी आया था, उस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपका जो x y और z था वो तीनों वेरिएबल जो है, तीनों वेरिएबल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होंगे, जिसके लिए लिमिट भी सेम आएगी, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है क्या? तो यहां तक आप लोग नोट कर लो, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने पूरा अच्छे फॉर्म में आपको बताया हुआ है, आप अपने कॉपी का नोट्स अच्छा बनाओ यहाँ पे, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। सो देखो यहाँ पे हम लोग x y z को तीनों t के फॉर्म में चेंज किए, बस यहाँ पे आप पुट करते हैं। तो 1 बाय 1 देखो मैं पुट करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ गया लिमिट t की बनेगी, तो लिमिट t की है मेरे पास 0 से लेके 1 तक का, सो 2z dx। तो सबसे पहले बताओ z की वैल्यू क्या है मेरे पास? z की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे -2t + 1। समझ में आया क्या चीज? उसके बाद dx की वैल्यू क्या है मेरे पास? dx की वैल्यू मेरे पास है 4 dt। ओके, ये हो गया मेरे पास कंप्लीट, प्लस ठीक 2y, तो ये हो गया 2। अच्छा y की वैल्यू बताओ कितनी है? y की वैल्यू मेरे पास, y की वैल्यू है मेरे पास -t + 2, तो ये हो गया -t + 2, और dy की वैल्यू है मेरे पास -dt। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं, प्लस उसके बाद देखो 2x dz। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2x dz, तो 2x की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास? x की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 4t, और dz की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे -2 dt। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे जो x y z के फॉर्म में था पूरा का पूरा चेंज हो गया t के फॉर्म में। बस आपको लिमिट बतानी है, लिमिट भी हो गया ऑलरेडी बता दी है 0 से लेके 1। आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ इंटीग्रेशन। सो i = यहाँ पे हो गया 0 से लेके 1। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, तो ये हो गया मेरे पास -16t + 8। ओके, ये हो गया मेरे पास -2 × 2 -4, -4 × 4 -16। देखो -16t, और ये हो गया +1 × 2 2 × 4, मतलब टोटल 8। ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस है, देखो तो ये हो गया मेरे पास सामने +2t, और उसके बाद -4। क्या आपको समझ में आ रही है चीज? तो ये हो गया मेरे पास 2 × -1, और ये -t है, और ये माइनस, मतलब कितना हो गया मेरे पास? ये +2t और वो -4, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे -16। ठीक है, -16, और ये हो गया t। समझ में आ रहा है? तो 2 × 4t × -2, मतलब कितना हो गया मेरे पास? -16t, और पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1, ये हो जाएगा -30, -16 -32 प्लस ये -30t और +4, और यहाँ पे हो गया dt। इसको आगे अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये हो गया 0 से लेके 1 -30t + 4, सो -30। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ तो -30t² / 2 = 0 से लेके 1, ओके, और +4 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं t, तो ये हो गया 0 से लेके 1 तक का पार्ट। ठीक, अगर इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो गया मेरे पास -30/2 कितना हो गया मेरे पास? -15 + 4, तो ये आंसर आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन का, ये हो गया -11। क्या आपको समझ में आ रहा है चीज?
तो कैसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, कैसे मैंने क्वेश्चन का सीक्वेंस आप लोग के लिए रखा हुआ है। एक क्वेश्चन आया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन 2D ज्योमेट्री से रिलेटेड था, वो लाइन सेगमेंट, और ये जो क्वेश्चन था वो था बेस्ड 3D ज्योमेट्री का लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ पे अपन दोनों क्वेश्चन का जो मेन एजेंडा अपने पास वो क्या है कि अपन दोनों क्वेश्चन पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है और स्ट्रेट लाइन दैट शोज द लाइन इंटीग्रल। ये देखो लिखा हुआ है मैंने लाइन इंटीग्रल। क्या आपको समझना है क्वेश्चन? सो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। सो होप सो कि आप लोगों को लाइन इंटीग्रेशन समझ में आया होगा, जहां पे हम लोग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे, और जो क्वेश्चन का मैंने सीक्वेंस यहाँ पे लिया हुआ था वो आपके समझने के लिए लिया हुआ था कि आपका कॉन्सेप्ट जो होता है 1 by 1 अच्छा हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो वहां पे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, मतलब आपको कर्व गिवन होगा और उस कर्व से एक रीजन बनेगा और उसी रीजन का अपने को एरिया फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूं, तो उसमें आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहो। ठीक है, सो मिलते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।